तो बंगाल का चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन बवाल और हंगामा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद विवाद बढ़ गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कोलकाता के भवानीपुर में ममता बनर्जी एक स्ट्रांग रूम को देखने के लिए पहुंच गई और इसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। बंगाल चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रांग रूम से जुड़े एक वायरल वीडियो ने माहौल गर्मा दिया है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्शन में आ गई। दरअसल टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर मतपेटियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक कथित सीसीटीवी वीडियो भी शेयर किया, जिसमें इस तरह की गतिविधियां दिखाने का दावा किया गया है। वीडियो वायरल होते ही टीएमसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में खुदीराम अनुशील केंद्र स्थित स्ट्रांग रूम पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। मौके पर पार्टी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ देर में कोलकाता के भवानीपुर इलाके में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लेने ममता बनर्जी पहुंच गए। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईवीएम लूटने की कोशिश हुई है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाएंगे और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से माहौल गर्मा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ को नियंत्रित किया गया। बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। This is the rumor, nothing else. This cannot be done. So you know what for? They are actually making certain preparation because they are going to lose. That is why this type of rumor they are spreading. वही चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि स्ट्रांग रूम में सिर्फ पोस्टल बैलेट की छटाई की जा रही थी। आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, लेकिन कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इधर मतगणना से पहले बीजेपी ने कोलकाता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें चुनावी तैयारियों और काउंटिंग प्रोसेस की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दूसरे राज्यों से आए सांसदों और विधायकों को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों से फीडबैक साझा कर सकें। फिलहाल स्ट्रांग रूम विवाद ने बंगाल की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है और अब सबकी नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता विजय शर्मा, साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज राय जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले विजय शर्मा जी, आपसे ऐसा क्या पश्चिम बंगाल में आप लोग कर रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि आप लोग हेरफेर कर रहे हैं? कुछ तो होगी ना सच्चाई कि ममता बनर्जी को बाहर निकलना पड़ा। देखिए, जो चुनाव कराया वो चुनाव आयोग ने कराया, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उनको मेल भेजी गई थी, जो बैलेट पेपर है उनको अलग अलग किया जाता है। ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है उसको तो छेड़ा ही नहीं गया। और आपने देखा होगा जो ये आप वीडियो विजुअल आ रहे हैं वो 3 तरह के मिला के दिखा रहे हैं। स्ट्रांग रूम शेप है, उसके अंदर 4 बजे मेल के द्वारा सबको बुलाया गया, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन टीएमसी को पता है वो हारने जा रहे हैं, तो इसलिए उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। सड़कों पे आके अगर आप चुनाव आयोग के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर इस तरह की उंगली उठाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप 5 साल जनता में काम करते, बैठ के काम करते, तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब पता है कि गद्दी जाने वाली है, ममता दीदी जाने वाली है, 4 मई ममता गई, तो वो चीज है। उस तरह का झूठा ये आरोप लगा। विजय शर्मा जी, वही तो टीएमसी कह रही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के सब कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, मुझे बताइए, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जब सामने सीसीटीवी लगे हुए हैं तो बताइए क्या कर रहे हैं। ठीक है नीरज जी, आपसे जवाब लेंगे। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंचती हैं, 4 घंटे वहां पर बैठी रहती हैं। क्या है ये मतलब, ममता बनर्जी की बौखलाहट है या फिर उनको चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है?
नहीं अर्जुन जी, ऐसी बात नहीं है कि बौखलाहट है। ममता बनर्जी एक प्रत्याशी हैं और एक प्रत्याशी की जो जागरूकता है वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी वहां पे जागरूक स्थिति में पहुंची है। भी बताया जा रहा था कि निर्वाचन आयोग की तरफ से सबको मेल भेजा गया, कोई दल के लोग पहुंचे नहीं। ये तो हंसने वाली बात है या इसलिए हास्यास्पद है कि इतना हाई वोल्टेज चुनाव है वहां पर। एक देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री से जाके लड़ाई लड़ रहा है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि हमने सूचना भेजी, कोई आया नहीं। ये तो हंसने वाली बात है। और रही बात चुनाव आयोग के द्वारा छेड़छाड़ का, तो दूर जाना प्यास से मरना देखा गया था कि हरियाणा का चुनाव कैसे हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का चुनाव कैसे हुआ। देश में इसके पीछे होने वाले जितने चुनाव है, उस चुनावों पे क्या हश्र निकल के आ रहा है या बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रही बात जनमानस वहां पर किसको जनादेश देता है, यह तो 4 तारीख को निकल कर आ ही जाएगा। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इससे कहीं ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव 2021 का था। उस समय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 303 सीट लेकर केंद्र में पूर्ण रूप से बहुमत में थे। उसके बाद एक भी इनके काम बताया जाए हिंदू मुसलमान। नीरज जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल था अर्जुन का। नीरज जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल था अर्जुन का कि वहां पर केंद्रीय जवानों की तैनाती है, कोलकाता पुलिस की तैनाती है, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी जहां लगा है वहां आपके एजेंट्स तैनात हैं, फिर गड़बड़ी कोई कैसे कर सकता है? बड़ा सीधा सा जवाब देना है आपको। अजीत भाई, स्ट्रांग रूम के अंदर जब काउंटिंग होती है तभी एजेंट की उपस्थिति होती है वहां पर। उसके बाहर जो भी सुरक्षा बल है, तमाम पुलिस की बात है, 2.5 लाख तो वहां पे पूरे चुनाव में लगे ही हैं अर्धसैनिक बल। लेकिन अंदर यह तो बताया गया चुनाव आयोग के द्वारा, यही बताया गया ना कि वहां पे जो बैलेट पत्र है उसको हम छटनी कर रहे थे। तो भाई इतने संवेदनशील जगहों पर और हाई वोल्टेज चुनाव में बिना सभी की उपस्थिति के आप ये कैसे छटनी कर सकते हैं? और बाया मेल भेजते भी हैं तो सबको सूचना देने का काम होता है। आपने देखा होगा कि पंचायत के चुनाव अन्य जगहों पे भी होते हैं, उसमें भी सचेत लोग होते हैं। इतने हाई वोल्टेज चुनाव को इतने हल्कापन लेकर चला जा रहा है। बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास क्योंकि इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा बताया। टीएमसी को हटाने के लिए अमित शाह ने साजिश रची है, ये कह रहे हैं कल्याण बनर्जी। और आप देखिए कि कल्याण बनर्जी लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He is organized entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? प्रोफेसर राकेश, आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर साहब, जब इस तरीके की बयानबाजी आना शुरू हो जाती है तो क्या लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हार मान चुके होते हैं? ये बौखलाहट क्यों नजर आती है ऐसे बयानबाजी में? लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे उस समय भी हमने यही हालात देखे थे। जो विपक्ष था उसको ये भरोसा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए अलायंस वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन रुझान तमाम यही बता रहे थे, सारे एग्जिट पोल में यही डेटा आ रहा था कि एनडीए सरकार बनाएगा। और उस समय भी यही बातें होने लगी, बगावत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अब उसके बाद बीजेपी तो अल्पमत में आ गई, ये तो एनडीए ने सरकार बनाई ना। अब उसी तरह से बंगाल इलेक्शन के पहले सारे एग्जिट पोल में कमोबेश बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और इंडिया टुडे चाणक्य के उसमें तो वो 90 मैं समझता हूँ जितनी सीटें टीएमसी के पास थी उतनी सीटें लेकर बीजेपी सरकार में आ रही है बंगाल में। अब इसके बाद ममता बनर्जी का जो रूप है, उनके नेताओं का जो रूप है, ये बहुत असंवैधानिक है। और दूसरी बात है कि ये इनको एहसास हो चुका है कि ये चुनाव इनके हाथ से निकल गया है। बंगाल की जनता। लेकिन राकेश जी, अभी नीरज जी ये कह रहे थे, राकेश जी नीरज जी अभी ये कह रहे थे कि एक जागरूक प्रत्याशी के नाते, एक जागरूक मतदाता के नाते अगर वो पहुंच गए स्ट्रांग रूम के बाहर तो इसमें गलती क्या है, दिक्कत क्या है? अरे हर जगह पहुंच जाती हैं। अभी आईपैक को लेकर जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की, जांच चालू की, वहां पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट को वायलेट करते हुए सीबीआई जब
छापा मार रही थी घोटालों में, तो फिर सीबीआई के काम में दखल दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन के काम में दखल दे रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति हुई है यहीं से। इमरजेंसी में उन्होंने जेपी का रास्ता रोक दिया, पार्लियामेंट में उनका सारा जीवन ही हंगामेदार रहा है। इसी हंगामे को सनसनीखेज बना करके 2011 में उन्होंने बंगाल में सत्ता पलट दी। नीरज जी जवाब देना चाह रहे हैं। वोटिंग हुई थी, आज 94% वोटिंग हो गई है। नीरज जी जल्दी से बोलिए सर। जी फिर मैं विजय जी बड़ा हैरानी होती है। हाँ, बड़ा हैरानी होती है अजीत भाई कि जब कोई भी बैठता है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश से एक इतर बताने लगता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, 2016 से देखा जाए तो 4 चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव जो कि विधानसभा और लोकसभा के। अगर ममता बनर्जी असंवैधानिक तरीका से वहां पे कार्य करती रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक आधार नहीं है, अन्य भी कार्यवाही करी जा सकती है। उदाहरण देते हैं, विजय जी बैठे हुए हैं, राकेश जी बैठे हुए हैं, 2016 से अब तक जितने आरोप ममता बनर्जी पे लगे हैं उसमें किसी एक में कार्यवाही अगर हुई हो तो बताया जाए। मैं सबके सामने माफी मांग, चीज क्या है अजीत भाई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान और जय श्री राम कर बंगाल जो है देश के अन्य प्रदेशों में सिर्फ एक राजनीतिक पहुंच बनाने और सत्ता पाने का माध्यम है। मैं दिल से चाहता हूं कि वहां पर, सुनिए राकेश जी, मैं दिल से चाहता हूं। लेकिन नीरज जी, विजय जी से इसका जवाब लेंगे। जब बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे हैं तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा कम, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्यादा घेरा है टीएमसी को। विजय जी, अच्छा एक बात बताइए ना, विजय जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए, अभी नीरज जी ने कहा, मैं माफी मांगूंगा सबके सामने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है यहाँ देश में। वो संवैधानिक संस्था भी है और वो आकलन भी करता है कानून का। तो वहां भी लताड़ लगी है अभी कुछ दिन पहले ही ममता दीदी को, कि हमने पहली बार देखा है बाबा साहब अम्बेडकर। अरे नीरज जी सुन लीजिए भाई, बीच में नहीं बोलते हैं। अरे बीच में नहीं बोलते, सरकार को उतनी लताड़ नहीं लगी। अरे आपने चुनौती दी थी, आपके सामने ही बता रहा हूँ मैं भाई, सुन लीजिए। के मामले में ममता दीदी को लताड़ लगी है, कोर्ट ने किसी को लताड़ लगाया है। आज इनको चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कि चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता का बड़ा बयान आ गया। दिलीप घोष क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि हारने वाला हमेशा शिकायत करता है। चुनाव में टीएमसी बैकफुट पर है। बंगाल की जनता ने भारी मतदान किया है। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज पे कंप्लेन है। नीरज जी, इससे ज्यादा ईमानदारी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। दिलीप घोष जी ये कह रहे हैं कि पहले हम लोग कंप्लेन करते थे, अब ये कर रहे हैं क्योंकि ये हार रहे हैं। तो मान लीजिए क्या दिक्कत है? देखिए मानना नहीं है, 4 तारीख को जनादेश सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ी बात वही निकल के आ रही है कि वोट परसेंटेज बंगाल में जब देश में 52-53% पड़ता था तो बंगाल में 75 से ऊपर पड़ता था। इस बार SIR हुआ है 90। चलिए, आप कह रहे हैं 4 महीने, लेकिन समय कम है, इसलिए विजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते। पहले भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। विजय जी जल्दी से सर। जी देखिए, नीरज जी ने बोला था मैं माफी मांगूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने तो ये बोला था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक मुख्यमंत्री जांच में इस तरह बाधा डालेंगी, जिनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेवारी होती है। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मैं बता देता हूँ, इन्होंने कहा अरे भाई 3 बजे मेल के द्वारा सबको सूचित कर दिया गया था। आपने शायद पीछे नहीं सुनी चुनाव आयोग की, जो प्रदेश के वहां के अग्रवाल जी। सुनिए नीरज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। वहां उन्होंने एक एक बात का बिंदुवार जवाब दिया कि हमने 3 बजे सबको सूचना दे दी थी, 4 बजे का टाइम था, और ये जो वीडियो आ रहा है ये 5:17 का है। तो इसमें असामान्य क्या है भाई? आपको सूचना दी गई। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। इंतजार करना होगा नतीजे आने तक का।